प्रसाद साहब, मैं समझाना चाहूंगा सबसे पहले, अगर ये खबर सही है कि इजरायल ने ईरान के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को मार गिराया है वहां पे, तो ये अली लारिजानी को, तो ये ईरान के लिए कितना बड़ा झटका होगा ये, अगर ये खबर सही है तो? अब तो मैं इसका सवाल का जवाब देने से पहले ये कहना चाहता हूं कि लड़ाई में ट्रुथ इज द फर्स्ट कैजुअल्टी। हमेशा सच्चाई आजकल लड़ाई के टाइम में मानना बड़ा कठिन हो जाता है, और ख़ास तौर से आजकल के ज़माने में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत इस्तेमाल होता है। तो ये खबर सच है कि नहीं है, अब ये तो अभी टाइम बताएगा। दूसरी बात, जो आपका डायरेक्ट सवाल है, देखिए, आप लीडर्स को मार सकते हैं। आपने खमीनी को मार दिया, आपने सुनने में आया कि उनके जो सक्सेसर हैं वो भी कोई बीमार है, शायद रशिया गए हुए हैं, और आपने बताया इनकी मृत्यु हो गई, इनकी बेटी की भी। इससे फ़र्क क्या पड़ा? जो IRGC है उसने अपने कमांड को बहुत डिसेंट्रलाइज कर रखा है। इनके तकरीबन 30 से 32 यूनिट्स हैं जो ऑटोनमस चल रहे हैं आज। उन पर उनको ये एक हुक्म शुरू में दिया गया लड़ाई से पहले कि जी आप अपने हथियार इस्तेमाल करते रहिए और आपके ये टारगेट्स, इनको आप इंगेज करते रहिए। तो वो उसको कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है इसकी ओवरऑल कमांडर कौन है इस समय। वही बात मैं आपसे पूछूंगा कि क्या इजराइल की कोई स्ट्रैटेजिक पोजीशन है? इनकी सिर्फ स्ट्रैटेजिक पोजीशन ये है कि इसको इकोनॉमिक वॉर में कन्वर्ट कर दो, वो तो हो ही रहा है। लेकिन मिलिट्री स्ट्रैटेजी में क्या चाहते हैं वो? डू दे वांट टू हैव मोर डिस्ट्रक्शन विद इन इराक, इन इजराइल? डू दे वांट टू हैव मोर डिस्ट्रक्शन इन ईरान? विल इट ब्रिंग द वॉर टू एन एंड? ये सब सवाल उनके लीडरशिप को सोचने चाहिए। लेकिन लीडरशिप तो अगर ख़त्म हो गई तो इन सवालों का तो कोई जवाब देगा नहीं। लेकिन उसकी जगह जो ऑटोनमस अपने इंडिविजुअल पार्टीज घूम रही हैं, इनकी 30-35 जो उनके एक काइंड से ब्रिगेड कहिए, एक काइंड से यूनिट्स कहिए, वो अपने काम करते चले जा रहे हैं। तो दैट इज गोइंग टू हैव नॉट मच ऑफ एन इमीडिएट इफेक्ट। खमीनी मर गए, खमीनी के मरने के बाद कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। उनके बेटे आए, उसके बाद कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। लड़ाई उसी प्रकार से चल रही है। और कितनी कैजुअलिटी होगी? आज रात को 2-4 आदमी और बार। देखिए, मोसाद इज ए वेरी एफिशिएंट एंड ए वेरी पावरफुल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। वो मिनट की खबर उसको ईरान से मिल रही है, और ईरान की खबर के मिलने के बाद ही इजराइल और अमेरिका उन पर अटैक करता है। लेकिन वो खबर क्या है कि IRGC के हेडक्वार्टर में आज मीटिंग हो रही है, वहाँ बम गिरा दीजिए। 20-25 उनके सीनियर अहदेदार फिर कल रात को मर गए। सो दीज आर द काइंड, बट विल इट ब्रिंग एन एंड टू द वॉर? दैट इज द क्वेश्चन। सो मैं लगातार यही पूछ रहा हूँ कि भाई इस लड़ाई को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके तरीके ढूंढिए। उसका तरीका ये नहीं है कि आप जो टॉप लीडर्स हैं उनको ही मारते जाइए। अब बात किससे करेंगे जब टॉप लीडर्स ही खत्म होते चले जा रहे हैं? तो हु आर यू गोइंग टू टॉक टू? You can't talk to this 32 people or 30 people who are working on independent missions. तो ये बड़ी गंभीर सिचुएशन है। और अगर आप इसको देखें, पॉपुलेशन को देखिए, जब पॉपुलेशन का हमें उम्मीद थी कि शायद पॉपुलेशन एकदम से साथ हो जाएगी, रिजीम चेंज हो जाएगी और ये क्लैरिक्स आउट हो जाएगी, वो भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि जब एक देश पर इस तरह से हमला होता है तो एक किस्म से नेशनलिस्टिक वो आ जाती है फीलिंग, और आज जो इनके खमीनी के अगेंस्ट है वो भी। लेकिन एक बात और समझिए, ये खमीनी की जो सरकार है, खमीनी के मरने के बाद भी इट्स ए डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट। IRC जो है उनकी उससे ज्यादा उनकी जो रेगुलर आर्मी है वो IRGC से हुक्म लेती है। जी बिल्कुल, बड़ा डिक्टेटरशिप चल रही है वहाँ पे एक तरीके से। और जो उनकी रेगुलर आर्मी है उसका तो बहुत मिनिमम रोल है। द मेन रोल इज ऑफ द IRGC, और वो बड़ी पावरफुल चलती चली जा रही है। बिल्कुल। एम्बेसडर दयाल, जो शंकर प्रसाद साहब कह रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप टॉप लीडरशिप को ही मारते जाएंगे तो युद्ध खत्म करने के लिए आप बात किससे करेंगे? कौन यहां का रिप्रेजेंटेटिव होगा? देखिए, जनरल शंकर प्रसाद जी ने ये बिल्कुल सही कहा कि ईरान ने अपनी लीडरशिप स्ट्रक्चर को डिसेंट्रलाइज किया है। देखिए, मैं 1990s में ईरान में पोस्टेड था, तब भी ये उन्होंने कर दिया था, क्योंकि सदाम हुसैन के साथ जो उन्होंने लंबी लड़ाई की, कई वर्षों तक जो चली, उसमें उन्होंने ये सबक ली कि लीडरशिप को ऐसा होना चाहिए कि अगर टॉप लीडरशिप को मार भी दिया जाए तब भी युद्ध लड़ने के लिए क्षमता बनी रहे। उन्होंने अभी भी ऐसे ही किया हुआ, जैसा उन्होंने कहा कि 31 प्रोविंसेस है ईरान की, उन सब में ये लीडरशिप एस्टैब्लिश कर दी है एक तरह से, ताकि ये अपनी लड़ाई जारी रख सकती है अगर टॉप लीडरशिप को कोई नुकसान हो। इसके अलावा देखिए, ये प्रश्न उठ रहा है कि जो 5000 मरीन्स को और यहाँ पर डिप्लॉय करने की बात है, तो क्या अमेरिका ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड करने के लिए तैयार है?
देखिए, अमेरिकन स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट जो कि वहां के जनरल्स की थिंकिंग को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, उनका ये कहना है कि ईरान की जो टेरेन है वो बहुत रगेड है। वहां पर जैसे ज़ैग्रोस माउंटेन्स हैं, इस तरह की चीजें हैं। ईरान में कुछ बिग सिटीज हैं, लेकिन उनके दरमियान जो जगह है वो बहुत रगेड है और इस बात को फेवर नहीं करती है कि ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड उतरे और वो लड़े, क्योंकि वो जो ईरानियन डिफेंस कैपेबिलिटी है ऐसी टेरेन में इतनी अच्छी एस्टैब्लिश हो गई है कि वो पूरी तरह से सामना कर लेगी ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड का। तो बहुत कुछ सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वाकई में ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड उतारने की बात सोच रहा है। मुझे लगता है ऐसा नहीं करेगा। जो अभी चल रहा है एरियल एंड नेवल वॉरफेयर, और जो अगर 5,000 मरीन आते हैं तो वो जो शिप्स हैं उन पे या जो यूएस बेसेस हैं इस रीजन में वहां पर तैनात हो जाएंगे। लेकिन देखिए, ये युद्ध जो है इतनी आसानी से खत्म नहीं होने जा रहा है, बल्कि फैलता जा रहा है और इससे हमें भारत को बहुत नुकसान होता जा रहा है और इससे हम बहुत चिंतित हैं। भारत एक तो समेत हमारा दुनिया के कई डायस्पोरा देशों इतना को बड़ा। काफी ज्यादा नुकसान होता जा रहा है और युद्ध थमने की बजाय युद्ध और फैलता जा रहा है। एम्बेसडर वाधवा। बिल्कुल, जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, भारत को इस युद्ध से बहुत ही नुकसान हो रहा है और आगे चलकर अगर ये युद्ध फैला और ज़्यादा समय तक चला, तो भारत की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। एक तो एनर्जी और सिक्योरिटी के ऊपर जो जो प्रभाव है, वो हम पहले से ही देख रहे हैं। 85% जो एलपीजी है और 55% एलएनजी है, उस क्षेत्र से आती है भारत की। उसके साथ-साथ इन्फ्लेशन होगी, फर्टिलाइज़र प्राइसेस के ऊपर इफ़ेक्ट होगा। हमारे ट्रेड रूट्स अभी से डिसरप्ट हो रहे हैं, तो हमारे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स जो हैं, जैसे कि 4.5 बिलियन एक्सपोर्ट्स है सिर्फ़ चावल के, और उसके ऊपर जो डायस्पोरा है 10 मिलियन का, उसकी जो रेमिटेंसेस है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। फ्रेट कॉस्ट बढ़ गई हैं, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है और इसी तरह से जो जो भारत ने जो कदम उठाए हैं, वो लगता है अभी तो काफ़ी नहीं है, आगे चलकर और भी कदम उठाने पड़ेंगे और हमारे ये हित में होगा कि ये जो युद्ध है, ये ज़्यादा ना फैले और जितनी जल्दी हो सके ये खत्म हो जाए। नहीं तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल कंट्रोल करना मुश्किल होगा और जैसा कि अभी एम्बेसडर दयाल कह भी रहे थे कि युद्ध और ज्यादा फैलता जा रहा है।